हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी। आज मैं फिर आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 में पहले आए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे चैनल पर रोज़ की अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। ओके, और आप कोई भी नई नोटिफिकेशन या कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। ओके, क्योंकि मैं अभी अपने चैनल पर सारी वीडियोस एनटीए यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंसेस के ऊपर ही बना रही हूँ। और अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अबाउट दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in biogeochemical cycle a chemical element or molecule moves through। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर कोई भी केमिकल का एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ मूव करेगा। बायोस्फीयर लिथोस्फीयर में मूव करेगा, बायोस्फीयर लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर में भी मूव करेगा, बायोस्फीयर लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर प्रॉपर मूवमेंट है। ठीक है, तो सारे के सारे स्फीयर्स में मूवमेंट होगा जब कोई भी एलिमेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल में मूव कर रहा है। सो आंसर इज द सी। Biogas produced by anaerobic bacterial activity is a mixture of। बायोगैस क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एनारोबिक कंडीशंस। मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में ये ब्रेकडाउन होता है। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, मैन्योर, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट और फूड वेस्ट। तो कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस एनारोबिक बैक्टीरियल एक्टिविटी में? तो इसमें होती है आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी अमोनिया, उसके बाद आपके हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर्स मान लीजिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर कि जो बायोगैस है produced by the anaerobic bacterial activity is a mixture of methane, carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide and water vapors. Okay. At present, what is the share of renewable energy in the total energy production of India? जो renewable energy का पूरा शेयर है आज की डेट में अगर हम देखें टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, तो पहले हम देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन आता है। आपकी विंड एनर्जी आती है, आपकी बायोफ्यूल्स के थ्रू एनर्जी आती है, बायोगैस के थ्रू आती है, नेचुरल गैसेस के थ्रू आती है। ठीक है, आपकी सोलर एनर्जी आती है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो उन सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़े। सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें 2022 का टारगेट क्या है वो पूछा जा सकता है, या 2030 का टारगेट क्या है वो पूछा जा सकता है। कितना गीगावाट एनर्जी मैनिफेस्ट करने का मोटो है सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये आप नॉर्मली गूगल कर सकते हैं। ये एक टाइप से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया है जो कि मोस्टली आपके पेपर 1 में या पेपर 2 में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है, जो पूरा का पूरा शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, वो है 35.86%। जो प्रेजेंट 2020 का आपका शेयर है वो ये है नियर अबाउट 35.86%। Which of the following is not considered as a major type of seashore? ठीक है, इनमें से रॉकी शोर होते हैं, सैंडी शोर्स भी होते हैं, मडी शोर्स भी होते हैं, बट देयर इज नो क्ले शोर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर टाइप ऑफ सी शोर? सो क्ले शोर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर टाइप ऑफ सी शोर। सो दिस इज द आंसर। लो हाई टाइड्स आर कॉल्ड। जो लो और हाई टाइड्स होती हैं उनको बोला जाता है नीप टाइड्स। ओके, रिस्क असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ। डिफरेंस बताना है हमें। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन आप दोनों में ही करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप दोनों में ही करते हैं, पर जो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन होता है वो रिस्क असेसमेंट के अंदर ही होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन में आप किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कितनी चांसेस हैं, क्या क्या उसके फेवर में हमारे पास फैक्टर्स हैं, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन फैक्टर्स की वजह से कोई भी इवेंट अकर हो सकता है इन फ्यूचर।
ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट में आप प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन को भी देखते हैं, जो कि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में नहीं देखते हैं। ओके, उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये आप दोनों में ही करते हैं। तो दीज 3 ऑप्शंस आर म्यूचुअल फॉर बोथ, बट दिस वन इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। रिस्क असेसमेंट में आप प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन को भी देखते हैं। रिलायबल, क्वांटिटेटिव एंड वेरीफाइबल डाटा यूज्ड इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी आर कॉल्ड। जो रिलायबल हो, क्वांटिटेटिव हो और वेरीफाइबल डाटा हो, उसको बोला जाता है हार्ड डाटा। ओके, इसमें डाटा जो है आपके ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो बहुत ही रिलायबल मानी जाती है। सॉफ्ट डाटा क्या होती है? सॉफ्ट डाटा के अंदर आप उस डाटा को मेजर नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है, और उसको आप रिलाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको मेजर नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं है, वो एक टाइप से क्वालिटेटिव है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूस डाटा में क्या आता है कि कोई भी लाइक हाई टू लो के बीच में जितना भी है वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस डाटा है, ठीक है। जैसे कि 10 से 100 के बीच में एक डाटा है, वो पूरा कंटिन्यूस डाटा है। और डिस्क्रीट में क्या होगा? डिस्क्रीट में एक ही होगा, या तो 10 होगा या फिर 100 होगा या फिर हाई होगा या फिर लो होगा, मतलब एक एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसी एक्यूरेट पॉइंट का ही डाटा होगा, इसके अलावा और कहीं का भी नहीं होगा, तो वो डिस्क्रीट डाटा होता है। तो इन तीनों डाटा को आप EIA में इतना रिलायबली मतलब इतने रिलायबल नहीं माने जाते ये EIA के लिए, EIA स्टडी के लिए। तो EIA स्टडी में केवल आपका हार्ड डाटा यूज़ किया जाता है। Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste was implemented in the year 1989. ओके, बेसल कन्वेंशन जो है वो आपका 1989 में इम्प्लीमेंट हुआ था। Which category of projects do not require environmental impact assessment in accordance with the Indian EIA notification 2006? तो इसमें आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है जिनमें EIA मैंडेटरी नहीं है। तो जो आपका कैटेगरी A और कैटेगरी B है, इनमें मैंडेटरी EIA है, ओके। पर जो आपका कैटेगरी B2 है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो विच कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स? कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन EIA नोटिफिकेशन 2006। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपका आंसर कैटेगरी पर बन गया है, उसके बाद दूसरा आंसर जो है ये कैटेगरी जो हुई है, कैटेगराइजेशन जो हुआ है वो इंडियन EIA नोटिफिकेशन में हुआ है जो कि 2006 में बनाई गई थी, ठीक है, या 2006 में रिलीज़ हुई थी। तो ये आपको चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होंगी क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन से ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस के अंदर से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए और उनके आंसर्स को देखिए, ठीक है, जिससे आगे अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन बनकर आता है तो आप उसमें कोई भी गलती ना करें। Environmental Protection Act was enacted in India during 1986। ये तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। ये ईयर्स, जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी मेजर लॉज हैं, मेजर एक्ट्स हैं, वो किस ईयर में पास हुए, किस ईयर में इनैक्ट हुए, वो ईयर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। बिकॉज आप 5 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो आपसे ईयर्स मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाएंगे या इस तरह से आपसे डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाएगा। तो ईयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं सारे एक्ट्स, सारे लॉज के। अ पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर सैम्पल आर ड्रॉन इज कॉल्ड। किस मतलब कहाँ से पॉपुलेशन में सैम्पल ड्रॉन किए जाते हैं? तो टोटल पॉपुलेशन में से नहीं किए जाते, टारगेट पॉपुलेशन में से भी नहीं किए जाते। दे आर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो टोटल टारगेट पॉपुलेशन का सबसेट मानी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं इस एक्सेसिबल पॉपुलेशन में से जिस पे वो अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें से अपने सैम्पल्स टेक आउट कर लेते हैं और आगे स्टडी करते हैं। So accessible population is the population from where samples are drawn. Minimum stock height of this is stack height, sorry for that. This is the stack height of incinerators should be. तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। It is always 30 meters. तो जो इंसिनरेटर्स हैं उनकी स्टैक हाइट जो है वो आपकी 30 मीटर्स होनी चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
I hope I am clear with the questions. If you have any kind of query, you are free to ask in the comment box. You can also connect me on my Facebook page, that is from the name Biology. And if you have any query, feel free to ask. You have 7 days in your hands. Don't waste your time. Take care of your health. Study well, revise well, and if you like this video, then please subscribe to my channel if you haven't yet, and share this video with your friends. Thank you very much for watching.